नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले जो समर्थन आप लोग मेरे YouTube चैनल को दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत 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 आभार। दूसरे आपको मैं थोड़ा सा अपने YouTube चैनल के विषय में बहुत छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने अभी तक अपना नाम जिस प्रकार से सुभाष शर्मा लिखा हुआ था, आपको उस तरह से मुझे ढूंढने में दिक्कत होती थी क्योंकि मेरे ही नाम के बहुत सारे लोग YouTube में आ जाते थे। अब मैंने आपकी सुविधा के लिए अपने नाम के आगे YouTube चैनल पर सुभाष शर्मा वीडियो ब्लॉगर ये डाल दिया है। अगर आप सुभाष शर्मा वीडियो ब्लॉगर डालेंगे तो आपकी जो सुभाष शर्मा है वो 3-4 ही आएंगे। अब ये इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, बहुत सारे सुभाष शर्मा यूट्यूब पर हैं जो एक्टिव रहते हैं, लेकिन अगर आप सुभाष शर्मा वीडियो ब्लॉगर डालेंगे तो बहुत थोड़े से ही उसमें सुभाष शर्मा दिखेंगे। उनमें से किसी एक में मेरी फोटो देख करके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके समर्थन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो कि आप दे भी रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक संख्या में, और जो विषय आपको पसंद आए उसे अपने साथियों को फॉरवर्ड करें, उसको शेयर करें। तो आइए अब आज का बहुत दिलचस्प मुद्दा आज आपके सामने में जितना मुझे मालूम है, जितना मुझे प्रामाणिक रूप से मालूम है, मैं उतनी बात आपको बताऊंगा। अंदर की बातें तो बहुत सारी हैं मगर प्रामाणिक बातें ही बोलनी चाहिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ और मैंने प्राण से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है 7 साल। 2016 में मुझे बिना किसी कारण के निकाल दिया गया। वो एक लॉबीज थी अंदर की। चलिए, मुझे अब मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे भारतीय जनता पार्टी में संपर्क है, क्योंकि जब मैंने काम किया तो मैंने बिल्कुल डूब कर काम किया और बिल्कुल शीर्ष पर ही मैंने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर के और सरकार और संगठन के साथ मिलकर के यहाँ पर उस वक्त जो काम किया, उसकी वजह से यहाँ से और दिल्ली मुख्यालय तक और पत्रकारों के एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ मेरे संपर्क हैं। आप जानते ही हैं, मेरा ये हिमालय दर्पण जो उत्तराखंड है, ये पहले एक प्रिंट मीडिया में मैं था, दैनिक था। तो इस नाते आज मेरे ही अखबार के बहुत सारे लोग संसद में, विधानसभाओं में, विभिन्न पत्रिकाओं में, विभिन्न चैनलों में वहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरे संपर्क है। बस इतनी सी बात के लिए मैंने आपको ये बताया, क्योंकि आगे जो कुछ भी मैं कहने वाला हूँ वो अपने संपर्कों के माध्यम से कहने वाला हूँ। आइए आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है कि वो कौन सी रहस्यमयी कहानी है जिसके चलते अचानक सदन के बीच में बजट पेश करते हुए एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाई कमान ने बहुत कड़ाई के साथ ये आदेश दिया कि आप इसी वक्त जहां हो उस सब को छोड़कर इस्तीफा देने जाइए। यही हुआ, आप सबको मालूम है। त्रिवेंद्र रावत सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट विधानसभा में गैरसैंण में रखकर उस पर चर्चा कर रही थी और वहीं बीच में बजट पास कराने की जिम्मेदारी और लोगों को दी गई। संसदीय कार्य मंत्री को दी गई, विधायकों को दी गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मेजोरिटी थी। और मुख्यमंत्री से कहा गया कि इसी वक्त आप विधानसभा छोड़ करके और वापस आइए। तो ये इतना कड़ा आदेश उसी भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान से, जिसने बहुत उम्मीदों के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस प्रदेश का 9वां मुख्यमंत्री बनाया था 56-57 विधायकों के साथ, और उन्हीं को फिर इतनी निर्दयता के साथ क्यों गद्दी से उतारा, इसके पीछे की पूरी कहानी जितनी मुझे मालूम है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े गुट को तोड़कर अपने साथ मिला लिया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया था। राष्ट्रपति शासन भी लग गया, परंतु उसमें तकनीकी खामियां थी और उन खामियों के चलते बाद में पहले हाई कोर्ट से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति शासन की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। वो भी ऐतिहासिक काम था। मुझे नहीं याद इससे पहले कि कभी राष्ट्रपति के अध्यादेश को कभी इससे पहले किसी राज्य की हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया हो और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी हो कि हाँ, हाई कोर्ट का ये फैसला सही है। चलिए, वो तो हो गई बीते दिनों की बातें। तो उसी वक्त के जो कांग्रेस पार्टी के बागी विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में न केवल बड़ी संख्या में टिकट पा गए, बल्कि उनमें से 99% लोग जीत कर भी आए और उनमें से आधे, जो अभी मंत्रिमंडल था उसमें आधे लोग कांग्रेसी बैकग्राउंड के ही मंत्री थे। यहाँ लगातार सामंजस्य की कमी, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो प्रशासनिक अनुभव की कमी, विजन की कमी और ये कहूँ कि राजकाज चलाने की जो योग्यता चाहिए उसकी भी कमी थी। बिल्कुल, मैं ये भी मैं साथ साथ जोड़ना चाहता हूँ। उसके चलते एक गुट विशेष का यहाँ राज हो गया। उसमें ब्यूरोक्रेसी के एक ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर पूर्व में भी बहुत आरोप लग चुके हैं और बड़े संगीन आरोप, यानी एक फैक्ट्री जल गई, उस फैक्ट्री में 9-10 मजदूर, उसके वर्कर्स, उसके बड़े अधिकारी जलकर मर गए और आज तक उन्हें मुआवजा न मिल पाए, इसके लिए उन अधिकारियों ने काम किया। और मैंने वो पूरा मामला एक बार पहले भी आपके सामने बताया था, मौका लगेगा फिर बताऊंगा। लेकिन उनको, क्योंकि वो शुरू से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ जब से वो कृषि मंत्री थे उनके साथ रहे हैं और जो तमाम तरह के बीच में कभी ढांचा घोटाला, कभी आय से अधिक संपत्ति खरीदने का, कभी जो चुनाव आयोग में जो शपथ पत्र जाता है अपनी संपत्ति का, उसमें उन संपत्तियों का पूरा ब्यौरा, उन संपत्तियों की सही कीमत ना बताना आदि मामले जो रहे हैं वो कमोवेश उन्हीं अधिकारी से जुड़े हुए हैं। और आज वो अधिकारी त्रिवेंद्र सिंह रावत के सबसे चहेते अधिकारी हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने एक उत्तराखंड के बाहुबली विधायक को, जिनके पिता भी इस वक्त जेल में सजा काट रहे हैं, उनका पुत्र भी अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए न केवल निर्दलीय विधायक है बल्कि कोरोना काल में उन्होंने, यानी आप ये, अब मैं स्पष्ट ही कह दूं, ओम प्रकाश जी उनका नाम है, मुख्य सचिव वो उस वक्त बने नहीं थे मगर उनका रुतबा था, क्योंकि मुख्यमंत्री के दरबार के वो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। चीफ सेक्रेटरी के पास उन दिनों फाइलें औपचारिकता के लिए जाती थी, फैसले ओम प्रकाश जी तक हो जाते थे। उन्होंने बाकायदा एक आदेश जारी करके एक विधायक और उसके साथ 8-10 लोगों को उस कोरोना काल में, जब आम आदमी, स्थानीय आदमी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, उनको बद्रीनाथ तक जाने के लिए आदेश जारी कर दिया था। और मैं उस एसडीएम को भी इस वक्त कर्णप्रयाग के सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने रास्ते में रोक कर कहा कि अगर ये आदेश भी है तो भी ये नियम विरुद्ध है। चीफ सेक्रेटरी के आदेश को भी और जिलाधिकारी के आदेश को भी उन्होंने नहीं माना। उस परमिट को उन्होंने कहा कि ये परमिट अवैध है, आप बद्रीनाथ यात्रा पर नहीं जा सकते। और उन्होंने जो झूठ बोला था कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिता की, जिनकी अभी हाल में मृत्यु हुई है, उनकी अस्थियां लेकर के बद्रीनाथ जा रहा हूँ। एक तो उनको परंपरा का नहीं पता कि बद्रीनाथ जी में अस्थियां प्रवाहित नहीं होती, दूसरे झूठ बोला और
इस सारे झूठ के लिए खंडन स्वयं मुख्यमंत्री ने भी कर दिया। तो ये वही अधिकारी है अपनी मनमानी करने के लिए इन्होंने नियम कानून ताक पर रखे, और जब तक वो चीफ सेक्रेटरी पद पर आसीन होते तब तक ये आदेश भी हो गए थे कि मुख्य सचिव इस आदेश की जांच करें। तो यानी ओम प्रकाश जी जो उस वक्त अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, मुख्य सचिव बनते ही उन्हें अपने ही आदेशों की जांच करनी थी कि ये आदेश गलत आदेश किन परिस्थितियों में दिए गए, तो उसका क्या हुआ वो कभी पता ही नहीं लग पाएगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का उनको संरक्षण है। कुछ ना कुछ कमजोरी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की ओम प्रकाश जी के पास है, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि इतने सारे जो मामले चल रहे हैं उसमें सभी में ओम प्रकाश जी की गवाही, और वो कृषि मंत्रालय में ढैंचा बीज घोटाले को लेकर हो या कोई और अन्य मामले हो, उसमें सब में उनकी गवाही महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसकी वजह से उनके सारे गलत कामों को, बहुत सारे गलत काम उन्होंने किए। ओम प्रकाश जी, आप इस वक्त भी मुख्य सचिव हो प्रदेश के, आपको मैं चुनौती देता हूं कि अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ गलत कहा तो आप कृपया करके मेरे खिलाफ कोई मामला बनाइए, मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि आप गलत हैं। ओनिडा अग्निकांड मामले में आपके खिलाफ जिन अधिकारियों ने गवाही दे रखी है, जो पूरी जांच की, उसके सारे दस्तावेज, गवाहों के दस्तावेज, जिन्होंने ये बताया कि आप ओनिडा कंपनी के मालिक और प्रबंधकों को अपने दफ्तर में बैठा करके आपने पुलिस के उन अधिकारियों को जो इसमें जिम्मेदारी तय करने जा रहे थे उनको आपने प्रभावित करने की कोशिश की। ये तथ्य मेरे पास है। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं गलत बयानी कर रहा हूं, तो मुझ पर मुकदमा कीजिए। चीफ सेक्रेटरी जी चुनौती दे रहा है आपको ये एक अदना सा मगर सिद्धांतवादी पत्रकार सुभाष शर्मा। तो त्रिवेंद्र जी, जब आपके दरबार के प्रमुख इस प्रकार के व्यक्ति होंगे तो आपसे न्याय की उम्मीद कहाँ थी? चलिए, आपने जनता के साथ न्याय नहीं किया, जनता को ऐसा लगता है। विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही थी क्योंकि विधायकों के ऊपर आपकी निगाह थी नहीं, उन पर आपकी कृपा दृष्टि खत्म हो गई थी। आपकी सारी कृपा दृष्टि तो चीफ सेक्रेटरी, आपके दरबार और ब्यूरोक्रेसी पर थी। ऐसा सुना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी से कहीं ना कहीं आपको कोई बड़े लाभ मिला करते थे, ऐसा कहा जा रहा है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे सच्चाई क्या है, मगर आगे जब जो घटनाक्रम हुए उससे लगता है कि ये बातें ऐसे ही नहीं उड़ी, इन बातों के पीछे तथ्य हैं, क्योंकि ये सारी बातें एक एक करके हाईकमान के कान में पहुंचती चली गई। और रांची में जो एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के घर पर आपने जो डील की, उसने उन सारी डील्स का खुलासा कर दिया। और आपने एक दिन ऐसा आया कि जैसा कि वो रांची का व्यक्ति अमृतेश चौहान क्लेम करता है, मेरे पास उसके द्वारा क्लेम किए गए सारे दस्तावेज मौजूद हैं, मेरे पास उसके वीडियो और ऑडियो मौजूद है, और अगर कभी न्यायालय मुझे बुलाएगा, न्यायालय में मामला लंबित है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, वो सारी चीज़ें प्रस्तुत करूँगा वहाँ पर कि ये मेरे पास मौजूद है, इनकी जांच करा ली जाए। उसमें आप पर गंभीर आरोप है, और गंभीर आरोप ये है कि आपने एक कोई दायित्व के लिए किसी गौ सेवा सदन में उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए ऐसा दावा उन्होंने किया। रांची के उस भारतीय जनता पार्टी के बचपन से संघ के कार्यकर्ता ने, उसने ये दावा किया, और दावा उसने वो मुझसे भी बात करके, मुझसे संपर्क करके भी किया, अन्य लोगों से भी किया, उमेश शर्मा से भी संपर्क किया उसने। और आपने आखिरी में उन्हीं को राजद्रोह, यानी ये बताना कि आपने उनसे पैसे लिए हैं या नहीं लिए, हमें इस बारे में नहीं पता, मगर उन्होंने ये आरोप लगाया आपके ऊपर।
और उन आरोपों के पक्ष में जो तथ्य दिए गए वो तथ्य इतने गंभीर हैं कि माननीय हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने आपके विरुद्ध सीबीआई जांच का आदेश कर दिया, जिसको लेकर अभी आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हो। और ये जब पूरा मामला हाई कमान को पता लगा, ये मेरे सूत्रों ने, ये जो मेरे संपर्क हैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझे उनसे पता लगा। अभी 3-4 महीने पहले ही वो सारा मामला बिल्कुल फुर्सत के साथ आपकी भारतीय जनता पार्टी हाई कमान ने और उन नेताओं ने, उन शीर्ष नेताओं ने जिन्होंने सारी आपकी अयोग्यता, आपका जो अहंकारी स्वभाव है, आपको जो समय पर अपनी बात कहने में झिझक होती है, आप बोलते बोलते रुक जाते हो, ये कमजोरियां हैं एक मुख्यमंत्री की। नेता के अंदर अगर अनिर्णय की स्थिति उसके मन में रहेगी तो वो कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। लेकिन आपकी इन सारी अयोग्यताओं को भी नजरअंदाज करते हुए आपको मौका दिया गया। और जब पता लगा कि आप इस सब का नाजायज फायदा उठा रहे हो, और एक धौंस यहां सारे विधायकों तक थी, सारी पार्टी तक थी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पहुंच भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऊपर तक है। प्रधानमंत्री जी के चहेते तो आप कभी नहीं रहे, वो तो मैंने उसी दिन भांप लिया था, मेरी भी निगाहें यही देखती है। जिस दिन बाबा केदार के दर्शन प्रधानमंत्री जी करके लौटे थे और लौटकर उन्होंने बाबा रामदेव के यहाँ कुछ कार्यक्रम किए थे, वहाँ आप मौजूद थे। और आपके संबोधन में जब आप हकलाने लगे थे ना, तब मैंने प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर पढ़ लिया था। जब आप अपने संबोधन में, जो कि बहुत संक्षिप्त था, मुश्किल से 1.5 मिनट का संबोधन वो होना था, और आपसे वो 1.5 मिनट भी नहीं संभाले गए थे, आप हकलाने लगे। आपने कहीं और से वाक्य शुरू किया, खत्म कहीं और किया, शब्दों के उच्चारण में आप घबरा गए। प्रधानमंत्री ने आपकी तरफ एक बार ऐसे करके देखा, मैं देख रहा था, मैं उस प्रोग्राम को लाइव देख रहा था, और देख करके फिर आपसे मुंह मोड़ लिया और मुंह मोड़ के ऐसे फिर दूसरी तरफ देखने लगे। मैं फेस रीडर भी हूँ, मैं बता दूं, मेरा 45-48 साल का अनुभव है जनता के बीच में काम करने का। उन्होंने उसी वक्त सोच लिया था कि ये किस गुड़ गोबर को हमने यहाँ पर सत्ता दे दी, और उनके मन से तो आप पहले ही उतरे हुए थे। मैंने इसलिए ये एक छोटी सी घटना, और जो उस वक्त मेरे साथ टेलीविज़न देख रहे थे ना, जो न्यूज़ इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उन्हें मैंने कहा कि मोदी जी के निगाह से तो ये इस वक्त उतर गए, मैंने देख लिया था। और उसके बाद मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि इन सब के आप चाहते थे, इनके लिहाज में उन्होंने सोचा छोटी सी स्टेट है, मगर जब 5 राज्यों में चुनाव हो और वहाँ विधायक, आपकी पार्टी के विधायक आपके इन तमाम जो कारनामे हैं उनके खिलाफ सदन के अंदर ही विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हों, तो ऐसे में हाई कमान ने फिर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। और यहाँ मैं आपको बता दूं, मैं कभी झूठी बात नहीं बोलता। मुख्यमंत्री जी, आपके चहेते लोग, जिन पर ये आरोप था, ये चर्चाएं हवा में तैर रही थी कि बहुत बड़ी वसूली का धंधा ठेकेदारों से, व्यापारियों से, जमीन के कारोबारियों से, और जमीनें खरीदने से लेकर उन जमीनों पर सरकारी खर्च में उस जमीन को डेवलप करने तक और उस जमीन का भाव बढ़ाने तक जो लोग, जिस षड्यंत्र में एक ग्रुप काम कर रहा था, वो सारे के सारे लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों के सर्वेलेंस पर थे। ये मैं आपको बता सकता हूँ, आप उनके सर्वेलेंस पर थे। और संभवतः आपको बाद में भनक भी लग गई थी, लेकिन तब तक सर्वेलेंस के माध्यम से आपके इन सिपा सलारों के बीच जो भी बातें हुआ करती थी, वो सारी की सारी एजेंसियों तक पहुंच गई थी। और सबसे गंभीर बात, जो मैं आज का ये
वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे संपर्कों की, मेरे जो सूत्र हैं भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में, पत्रकारिता में, ये मुझे वहाँ से एक जगह से नहीं, ऐसा मुझे 3-4 अलग अलग जगह से जब ये बात कंफर्म हुई कि नॉर्थ ब्लॉक, ये गौर करने वाली बात है, जो गृह मंत्रालय का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, यहीं से देश चलता है। पार्लियामेंट के नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, यहीं से देश चलता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय और साउथ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय। ये एक व्यवस्था बहुत पहले से बनी हुई है और यहाँ बहुत पावरफुल लोग बैठते हैं जिनकी एक बात के एक शब्द का भी मतलब है, और वो सीधे सीधे गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। उनकी देखरेख में आप निगरानी में थे और निगरानी में आप एक के बाद एक सत्ता के मद में आप और आपके लोग वो सबूत पर सबूत छोड़ते गए और उन सबूतों से केंद्रीय जो हाई कमान है वो चौंक गया और बस फिर वही मन बन गया था। मुझको ये भी जानकारी मिली है, जो मैं अपने दर्शकों के साथ, जिनका अभूतपूर्व प्यार मुझे इस वक्त मिल रहा है, मैं अपने YouTube का जो मेरा सफ़र पिछले 6 माह का है उसके मैं शीर्ष पर हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करने में। उनको मैं आज ये बात बताना चाहता हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कुछ दिन पहले ही दिल्ली बुला लिया गया था और उनको कह दिया गया था कि आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। और देखिए, मैं इस बात का दावा तो नहीं कर सकता क्योंकि इसके प्रमाण न कभी मिले न कभी मिलेंगे। कारण यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो पार्टी फंड जमा होता है ना, उसमें पारदर्शिता नहीं है। आरटीआई के दायरे में भी वो नहीं आते, इसलिए ये कभी मालूम नहीं चलेगा कि कौन सी तारीख को किसके द्वारा कितने पैसे पॉलिटिकल पार्टी में जमा किए गए। तो अज्ञात स्रोतों से जो पैसे जमा हो जाते हैं, संभवतः उन्हीं किसी में एक बहुत बड़ा पार्टी फंड भी आपके माध्यम से आपको दबाव में लेकर आपसे जमा करा लिया गया। ये सूचनाएं मुझे मिली हैं, मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है, मैं स्पष्ट बता दूं, लेकिन मुझे ये खबरें मिली है। और अगर ऐसा सच है तो भाई ये तो फिर आगे की कड़ियां फिर इस सच से जुड़ती हैं। और उसके बाद आपसे कहा गया कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने बजट का बहाना बनाया कि बजट को कर लूं और बस मैंने तैयारी कर ली है। इसके बाद आपने अपने जो शुभ चिंतक थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा, आपने उनसे संपर्क साधा और उनको कहा कि मुझसे नाराजगी है, गलतफहमी है, उनको दूर कराइए। और आप इस्तीफे की सलाह को नज़रअंदाज करके अब गैरसैंण चले गए और आपने चीज़ें फंसा दी। और आपने 18 मार्च को, जिस दिन आपके 4 साल पूरे हो सकते थे जो नहीं हो पाए, आपने उस कार्यक्रम को 4 साल मनाने के लिए भी आपने कमेटियां बना दी। अब मुख्यमंत्री बदल गए लेकिन लगभग 10 करोड़ रुपए की स्टेशनरी, बैनर्स, होर्डिंग, पुस्तिकाएं, विज्ञापन भी बन गए सारे। वो उनमें आपने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है अपने कर्मचारियों को। उपनल के कर्मचारियों का जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो दैनिक वेतन भोगी थे, उन तक की बात सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, मगर अपनी झूठी वाहवाही के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का आपने स्टेशनरी, ये तो एक मोटा खर्चा है। इसके अलावा न जाने व्यवस्थाओं के पीछे और कितना खर्चा और हो चुका होगा, ये जानकारी, ये तो पब्लिक डोमेन में, ये तो मेरी जानकारी में है। तो उसकी आपने तैयारी फंसा दी कि अच्छा अब नहीं तो मैं 4 साल पूरे कर लूँ। किसी तरह से आप टाइम बाय कर रहे थे कि तब तक मैं हाई कमान की नाराजगी दूर कर लूँ। हाई कमान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कलकत्ता, असम, केरला आदि जगहों पर चुनाव में व्यस्त है। आपने उनकी व्यस्तता का नाजायज फायदा उठाकर
आप चले गए गैरसैंण और वहाँ आप विधानसभा के सत्र में आपने बहाना बना लिया कि साहब गैरसैंण हूँ, वहाँ काम कर रहा हूँ और देखिए मैं तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को कितना बड़ा उपहार दे रहा हूँ कि मैंने पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही बना डाली। और जब ये बात कंफर्म हुई दिल्ली वालों को तो आपको सदन के बीच में ही रोक करके कहा गया कि आप गैरसैंण में विधानसभा के अंदर क्या कर रहे हैं। इसी वक्त छोड़िए सदन की कार्रवाई और सदन की कार्रवाई छोड़ करके आप देहरादून जाइए और जा करके इस्तीफा दीजिए। उसके बाद आप देहरादून आए, आपने अपने जो दिल्ली में शुभचिंतक है उनसे बातचीत करी और आप फिर भी कहते रहे कि जो ऑब्जर्वर आए हुए हैं उनसे तो मेरी बात सिर्फ जो 18 मार्च का कार्यक्रम है उसके लिए हो रही है। फिर आप झूठ बोलते रहे, आप गुमराह करते रहे। मुख्यमंत्री जी याद करिए अपने बयानों को। आपने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है, नेतृत्व परिवर्तन के लिए कहा जा रहा है। आपने सीधे सीधे गुमराह किया लोगों को और ये आपने अपने पद का दुरुपयोग किया और पूरी भारतीय जनता पार्टी को और उत्तराखंड के मतदाताओं को ये गलत संदेश दिया कि आपको 18 मार्च में जो 4 साल पूरे हो रहे हैं उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए ये ऑब्जर्वर आए हैं। झूठ बोला ना आपने, इसकी माफी भी आपको मांगनी होगी। और आप फिर भी उस चेतावनी को नजरअंदाज करके आप दिल्ली फिर गए। वहां हमें ये बताया गया है कि अमित शाह जी ने आपको बहुत बुरी तरह डांट लगाई और डांट लगा के आपसे मुलाकात तक करने से भी इनकार कर दिया। ये सूचना हमको मिली है और आप कोई फोटो या वीडियो दे नहीं पाए इस बात का कि आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले। इसकी कोई आप सबूत नहीं दे पाया। हालांकि आपने और आपके पालतू मीडिया ने, जिन्हें न जाने क्यों आप 80-80 लाख, 20-20 लाख, 5-5 लाख, 8-8 लाख के विज्ञापन देते रहते हो, उन्होंने ये झूठ चलाया कि आपकी केंद्रीय गृह मंत्री से भी वार्ता हुई। उसके बाद आप उन सांसद अनिल बलूनी से जो आपको हमेशा अपने प्रतिद्वंदी की तरह से ही नजर आते हैं, आपने रेस्क्यू के लिए उनके घर भी गए। वहाँ आपको क्या जवाब मिला होगा वो बाद में जो कुछ हुआ उससे मालूम चल जाता है। फिर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ गए और आपके बाद जिस बेशर्मी से आपके मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान जी ने दिल्ली से एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि आपको तो ये मालूम था कि आप इस्तीफा देने जा रहे हैं और आपको इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। जब मुन्ना सिंह चौहान आपके साथ साए की तरह चिपके हुए थे तो उनको भी सब मालूम रहा होगा। उन्होंने फिर झूठ बोला, मुख्य प्रवक्ता पद का भी दुरुपयोग किया। मुझे लगता है कि पार्टी का नया संगठन इस बात का ध्यान रखेगा कि वो मुख्य प्रवक्ता जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष उनकी नाक के नीचे बैठ करके दिल्ली में गुमराह करता रहा, देश को, जनता को, मतदाताओं को, पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जो आदमी गुमराह करता रहा, उनसे भविष्य में क्या सलूक करना है इसका ध्यान भी संगठन को रखना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्ता धर्ता नहीं हूं, लेकिन जो परंपरा है वो यही है कि जो पकड़ा गया, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को सजा मिल गई और वहां से, तो मुन्ना सिंह चौहान को क्यों ना मिले? दोनों को मिलनी चाहिए। दोनों बराबर के इस झूठ को फैलाने के बराबर के जिम्मेदार हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी आज अपने गिरेबान में झांकिएगा, अपने अंतर्मन से पूछिएगा इस सवाल को कि आपके अंदर इतनी सी भी नैतिकता अगर बची हो तो उस दिन झूठ बोलने के लिए, गुमराह करने के लिए आपको साफ बताना चाहिए था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। आप मीडिया को बुला करके वहाँ भी आप गुमराह करके चले गए। तो आप उसके बाद आप लौटे और सुबह लौटते ही आपने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देके चीज़ें साफ कर दी। जाहिर है आज आपकी परछाई से भी भारतीय जनता पार्टी बच रही है, क्योंकि आपने जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का करा है, आपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ, पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ, 57 विधायकों के साथ, उस संघ के साथ जिसके आप प्रचारक रहे हैं,
और संघ गर्व के साथ कहता था कि हमारा एक और प्रचारक आज मुख्यमंत्री बन गया। आपने इन सब के साथ विश्वासघात किया है। ये बहुत मायूस हुए हैं आपके पिछले 4 साल के कार्यकाल से, और बहुत मजबूरी होती है जब 5वें साल में किसी मुख्यमंत्री को कोई भी पार्टी हटाती है। तो ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा डैमेज कंट्रोल करने की अब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। मैंने आज त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्थान के बाद वहां से पतन ऐसा कि नीचे गिरे तो अभी आवाज नहीं आई उनकी, अभी वो गिर ही रहे हैं, उनकी चीख अभी गिरने की सुनाई नहीं दी है। अभी तो ऊपर से कूदे हैं सिर्फ बाय बाय करते हुए। ये अभी आपको भविष्य में उनकी पतन की जो प्रतिध्वनि है ना, जो गूंज है, वो आपको आने वाले समय में और सुनाई देगी। मेरा फर्ज था कि मैं आपको इस पूरे मामले की तह तक ले जाऊं, आपको इस पूरे मामले की हकीकत से रूबरू कराऊं। मैंने आज कोशिश की कि मैं आपको ये सब बताऊं, और मुझे लगता है कि आपकी क्रमवार ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये समझ में आई और आपको मेरी बातों में तथ्य लगता है तो मेरे इस YouTube चैनल को और अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने मित्रों शुभचिंतकों को इसको फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि जनता सच्चाई जाने, इसी के लिए मीडिया है। मीडिया का मतलब है माध्यम। मीडिया कोई सींग लगा के पैदा नहीं होते, हम माध्यम हैं। इसीलिए हम मीडियम हैं एक्चुअली आपके और सरकार के बीच में। तो हमने आज आपको ये कोशिश की बताने की। बहुत जल्द किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ आपके बीच में फिर आऊँगा। मेरे वीडियोस थोड़ा सा लंबे हो रहे हैं, मगर एक भी कड़ी छोड़ दूं तो फिर जानकारी अधूरी रह जाती है। इसलिए थोड़े दिन ये तूफान जब शांत हो जाएगा, जब इस तूफान से उठी हुई धूल भी बैठ जाएगी, पारदर्शिता बढ़ जाएगी, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अपना वीडियो की अवधि थोड़ी सी छोटी करूं। फिलहाल मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।